हेलो एवरीवन, आप सबका साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बोन्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में जानकारी ली थी, जैसे कि आर्थराइटिस क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आर्थराइटिस के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, गाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये सारे आर्थराइटिस के ही टाइप हैं। इनमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बहुत ही कॉमन दिखाई देने वाला डिसऑर्डर है। इनमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज भी कहा जाता है। तो चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और इन डिटेल जानकारी लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस is a very common condition which can affect any joint in the body. Means ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है, जैसे कि टो के जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, स्पाइन। इन सारे छोटे छोटे जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट मोस्टली हमारे बॉडी का वेट जहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है, जैसे कि नी और फिट, यहाँ के जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अब सवाल ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमारे जो बोन्स होते हैं उन बोन्स के ऊपर, मतलब जहाँ पे दो बोन जॉइंट बनाते हैं, उन दोनों बोन के ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज मूवमेंट के समय दोनों बोन्स को फ्रिक्शन होने से बचाती है। तो ये कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे दो बोन जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे कार्टिलेज है, और इस कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, दोनों बोन्स को फ्रिक्शन होने से बचाने का काम ये कार्टिलेज करती है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है ये इस बोन से निकलने लगती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये कार्टिलेज की लेयर यहाँ से निकल रही है धीरे धीरे। अब आप सोच सकते हो कि अगर ये कार्टिलेज यहाँ से अगर निकल जाता है तो क्या हो सकता है। यस, आपने सही सोचा। ये लेयर निकलने से दोनों बोन्स में फ्रिक्शन होगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा और जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगेगी। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का एग्जैक्ट कारण। मतलब जब बोन्स के ऊपर से ये कार्टिलेज की लेयर निकल जाएगी तब ये दोनों बोन्स एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, और इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। अभी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये जान लेते हैं। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी उनके जॉइंट से कार्टिलेज की लेयर भी निकलने लगेगी और इसके सिम्टम्स भी स्लोली दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इसमें अफेक्टेड जॉइंट्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा तब उसे पेन महसूस हो जाएगा। जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाएगी, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और छोटे छोटे मूवमेंट्स में भी पेशेंट को पेन होगा, और इसी वजह से जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाएगा। अफेक्टेड जॉइंट के साइड में हार्ड लम्प्स बने हैं ऐसे पेशेंट को फील होगा। जॉइंट से पर्टिकुलर साउंड आएगा जिसे क्लिकिंग और क्रैकिंग साउंड कहा जाता है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट असिमेट्री उसमें दिखाई देगी। मतलब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी के दोनों साइड के जॉइंट्स अफेक्ट हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बॉडी के कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स किसी में दिखाई देते हैं तो इसे इग्नोर ना करते हुए पेशेंट ने तुरंत डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए। तो डॉक्टर इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? So, the diagnosis of osteoarthritis is usually based on symptoms and physical examination. मतलब डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स जान लेंगे, कब उन्हें ये सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हुआ है, कब ये डेवलप्ड हुआ है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर पेशेंट को पूछ सकते हैं। बाद में वो पेशेंट को फिजिकली चेक करेंगे, जैसे कि पेशेंट के जॉइंट्स में टेंडरनेस है या नहीं, उनमें स्वेलिंग है या नहीं, उनके जो जॉइंट्स है वो बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, मसल्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये कुछ बेसिक बातें वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके जान लेंगे। और चेकअप के बाद अगर उन्हें लगता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है, तो चेकअप के बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट भी पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे। But X-ray are not usually helpful in diagnosis of osteoarthritis. बट एक्सरे से डॉक्टर ये जान सकते हैं कि जॉइंट्स पे कोई कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है या फिर नहीं। कुछ केसेस में MRI स्कैन भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। बट देयर इज नो ब्लड टेस्ट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। हम ब्लड टेस्ट से ये नहीं जान सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है या फिर नहीं। अभी हम देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं। सो देयर इज नो क्योर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद उसे किसी भी ट्रीटमेंट से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के माइल्ड और मॉडरेट जो सिम्टम्स है उन्हें कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि मेडिसिन से पेशेंट को कुछ हद तक हेल्प हो सकती है, डेली एक्सरसाइज से भी पेशेंट को हेल्प होगी, फिजियोथेरेपिस्ट भी पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, और हेल्दी डाइट। ये सारे ट्रीटमेंट से पेशेंट को कुछ हद तक पेन से रिलीफ मिल सकता है। बहुत से केसेस में हॉट एंड कोल्ड थेरेपी से भी पेशेंट को टेम्पररी पेन से रिलीफ मिल सकता है, और कुछ सपोर्ट डिवाइसेस से भी जॉइंट्स पे आने वाले स्ट्रेस को आप कम कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं जिनसे पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अभी हम ये जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर क्या है। मतलब किस पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले है ओल्डर एज। मतलब जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस भी उनमें बढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट है वुमेन्स। वुमेन्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होता है। ऐसे क्यों होता है, इसका रीज़न अभी तक कोई बता नहीं सका है, बट परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो वुमेन्स को मेन से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेस पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जॉइंट इंजुरी से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर जॉइंट से कार्टिलेज की लेयर एक्सीडेंटली अगर निकल जाती है तो पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। अगर किसी पेशेंट में, किसी पर्सन के जॉइंट्स पे अगर रिपीटेडली स्ट्रेस आ रहा है तो उनसे भी कार्टिलेज की लेयर निकल सकती है और उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, ऐसे कुछ रिसर्च में सामने आया है। तो अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट की अगर फैमिली में किसी को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उनसे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी हम रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बोन डिफॉर्मिटी। अगर बोन से रिलेटेड किसी को कोई डिसीज़ है तो उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
और लास्ट है सर्टन मेटाबॉलिक डिसीजेस। अगर किसी को पर्टिकुलर कुछ डिसीज़ हुआ है जैसे कि डायबिटीज़, तो उन पेशेंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर है, मतलब किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस कब बढ़ेंगे, तो ये होते हैं कुछ रिस्क फैक्टर। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। तो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। अगर इस वीडियो के तरह ही अगर आपको बोन से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए है तो इनसे भी रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर ये वीडियोस आपको देखना है तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।